Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you are watching your favorite channel Unicom. मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक नई सीरीज इकोनॉमिक्स की अनाउंस कर रही हूं। आप में से जो लोग भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं जून 2021 में, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की सीरीज आप सभी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है। हम क्या करेंगे इस सीरीज में, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका जो नया मॉड्यूल आया है उसमें काफी चेंजेस हैं। चैप्टर 2 स्पेशली में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आपके जो भी चेंजेस हुए हैं नए मॉड्यूल में, वो सारे चेंजेस जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें चेंज हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैं आपको लाइव यहाँ पर पढ़ाऊंगी। इस नई सीरीज में हम एक एक करके उन सभी टॉपिक्स को चेंज करेंगे। बेसिकली उन चेंजेस को कवर करेंगे जो आपके पुराने मॉड्यूल में नहीं है और नए मॉड्यूल में हुए हैं। इसलिए अपने आप में ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स के लिए। इस तरीके से हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। उनसे रिलेटेड जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं मॉड्यूल में, वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है 90% क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से ही आते हैं, या तो इलस्ट्रेशंस या तो बैक क्वेश्चंस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और तैयार हो जाइए इस नई इकोनॉमिक्स की सीरीज के लिए। सबसे पहले आज का जो ये पहला वीडियो है इस नई सीरीज में, ये होगा लॉ ऑफ डिमांड पर। बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं सब लोग लॉ ऑफ डिमांड की। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, देन वी विल सी द अजम्पशंस कि किन बेसिस पर, किन अजम्पशंस पर इस लॉ को बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड देन वी विल सी द एक्सेप्शंस। साथ साथ कुछ नए नए लाइंस हैं जो नए मॉड्यूल में ऐड किए गए हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी और आप नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे अपने पुराने मॉड्यूल में, या फिर आपके नोट्स में एडिशन कर लेंगे। इसलिए वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, एंड तक देखें। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट इज the inverse relationship between the price of a commodity and the QD, that is quantity demanded, comma CP, ceteris paribus. ceteris paribus का मतलब होता है other things remaining constant. लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बोलता है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। एक दूसरे के साथ ऑपोजिट बिहेवियर रहता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। पर एक अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट अजम्पशन? ceteris paribus, मतलब other things remaining constant. other things का क्या मतलब है? other things से मतलब है आपका all those factors on which demand of a commodity depends. सारे के सारे determinants of demand जो आपने पढ़े हैं, सारे के सारे factors जिन पर demand depend करता है, वो सारे factors constant रहेंगे, केवल एक को छोड़कर। See, other things remaining constant का मतलब क्या है? all the factors on which demand depends other than on price of the commodity। मतलब अगर मैं बोलूं आपको, एक एग्जांपल दूं आपको कि हम गुड एग्स, मान लो एप्पल के लिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना चाह रहे हैं। अगर प्राइस ₹100 पर केजी है और उस प्राइस पर 1 केजी खरीद रहे हो आप, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹100 इज 1 केजी। इफ प्राइस reduces, P1 reduces to ₹80 रुपीज पर केजी हो गया प्राइस, तो जब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, मे बी 1.5, 1.2 कुछ भी होगा, बट प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। अजम्पशन क्या है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट।
अदर थिंग्स मतलब ऑल द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड एक्सेप्ट द प्राइस। ऑफ कोर्स प्राइस तो चेंज हो ही रही है, एप्पल की खुद की प्राइस तो कम होगी ही, पर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। बाकी सारे फैक्टर्स में क्या क्या आता है, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सो सारे बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज होगा, और वो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। कैसा? उल्टा, प्राइस कम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। सो अगर मैं एप्पल की प्राइस 150 कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड विल रिड्यूस टू 0.5 kg। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, so inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded, other things remaining constant, that is ceteris paribus is the law of demand। ठीक है, अब देखिए आपके नए मॉड्यूल में ये एडिशन है। क्या लिखा है? 3 एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हैं जिसमें कहा है quantity demanded of a good or service can be more than the quantity actually sold। क्या ये पॉसिबल है कि जो आपने क्वांटिटी डिमांड करी है वो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से ज्यादा हो सकती है? हाँ या ना? बुक में लिखा है तो पॉसिबल तो है। कैसे? देखो, मान लो 500 एप्पल्स आपने डिमांड किए, 500 एप्पल्स आपने डिमांड किए, ठीक है, और एक्चुअल में जो सेलर है उसने 200 एप्पल्स ही सोल्ड किए, सेल किए। सो क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड का मतलब वास्तविकता में, इन रियलिटी एक्चुअली कितना बेचा उसने? 200 एप्पल्स उसने सेल किए, पर आपने डिमांड कितना किया था? 500। तो आपको एक चीज समझनी है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब एक्चुअल डिमांड नहीं है, एक्चुअल परचेज नहीं है। मैं कह रही हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट मीन एक्चुअल परचेज, इट मीन्स अमाउंट ऑफ अ गुड और अ सर्विस which a consumer is willing to buy at a given price, ceteris paribus। मतलब किसी भी गुड या सर्विस की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, he is willing to buy, वो खरीदना चाहता है, खरीदने को तैयार है, उसकी willingness है, at a given price, other things remaining constant। तो अगर मैंने 500 एप्पल्स क्वांटिटी डिमांडेड किए, मतलब मैं अगर आपको कहती हूं कि 200 एप्पल तो एक्चुअल में बेचे सेलर ने, 500 एप्पल क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब 500 इज द नंबर ऑफ एप्पल्स व्हिच आई एम विलिंग टू बाय, बट एक्चुअल मैंने कितना बाय किया वो नहीं पता। सो एक क्रक्स है इस लाइन को देने का, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं। क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है, इट इज नॉट द एक्चुअल परचेज, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल परचेज हो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज willing to buy at a given price, other things remaining constant। तो ये नई चीज थी। तो अगर वो आपको एग्जाम में बोलता है that quantity demanded can exceed actual quantity sold, yes it can exceed। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है, एक जो एडिशन हुआ है नया पैराग्राफ का वो भी हमने समझ लिया। अब लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है? तो हम लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज को मानकर चलते हैं, अज्यूम करते हैं दैट ceteris paribus is prevailing, मतलब other things are remaining constant, all the other factors on which demand depend except price remains constant। मतलब आप कंज्यूमर की इनकम को सेम रखेंगे, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को सेम रखेंगे, गवर्नमेंट की टैक्सेशन सब्सिडीज की जो पॉलिसीज है उनको सेम रखेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को सेम रखेंगे, सभी फैक्टर्स जिन पर डिमांड डिपेंड करता है एक्सेप्ट कमोडिटीज ओन प्राइस, उन सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द रैशनल और द लॉजिक और द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमांड। आखिर ये लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि प्राइस जब ऊपर जाती है क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस जब नीचे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगी, ये क्यों होता है ऐसा? ये
ऑपरेट क्यों करता है, ऐसा होता क्यों है, ये समझ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैं नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूं। इस पूरे टॉपिक में चेंजेस हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी करना समझने के बाद। देखो, फर्स्ट रीजन है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, प्राइस की वजह से होने वाला इफेक्ट। क्या लिखा है, ऑफ अ फॉल इन प्राइस, मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा क्वांटिटी डिमांडेड पर। इजी, प्राइस इफेक्ट मींस अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क आएगा। ये जो प्राइस इफेक्ट है ये बनता है दो कंपोनेंट से, पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। एक एक करके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब आप नहीं तो वो नहीं तो कोई और, या तो मैं या तो तुम। मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही लाइन लिखवाई है लाइव बैच में, या तो मैं या तो तू, मतलब दोनों साथ साथ नहीं, कोई भी एक, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, या तो आप गुड एक्स यूज करोगे या तो गुड वाई। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? When the price of a commodity falls, its quantity demanded increases. यही होता है substitution effect। बस इतना सा आपको याद रखना है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, वो सस्ती हो गई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डेफिनेशन कहता है चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस। रिलेटिव प्राइस चेंजेस का क्या मतलब है? मतलब बाकी जो फैक्टर्स है ना, बाकी जो भी गुड्स हैं, उनके सबके प्राइस तो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब मान लो अगर आप टी और कॉफी की बात कर रहे हो तो कॉफी की प्राइस कांस्टेंट यानी सेम रहेगी, बाकी सारे गुड्स जो है उनकी प्राइस कांस्टेंट है, 10 रुपए 10 रुपए ही है। ठीक है, पर अगर हम कमोडिटी इन क्वेश्चन मान लो टी है, टी की बात करें तो टी की प्राइस 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, टी की प्राइस कम हो गई तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। क्यों होगा ऐसा? देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कॉफी की प्राइस वो की वो है 10 रुपए, टी की प्राइस 10 से 9 हो गई, क्या अब कॉफी और टी को कंपेयर करोगे तो टी सस्ती है, चाय सस्ती लग रही है ना, 9 रुपए हो गई। सो रिलेटिव प्राइस का मतलब है कॉफी और टी की प्राइस रिलेशन टू, इन रिलेशन टू द अदर कमोडिटी। सो जो हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं, हमारा मेन कमोडिटी है एक्स या टी, तो टी की प्राइस सस्ती हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी सबकी प्राइस सेम है, वो की वो है। तो रिलेशन में अगर देखें, रिलेटिव प्राइस को देखें, अगर कंपैरिजन करें तो टी अब सस्ती लगने लग जाएगी। सो ज्यादा लोग सस्ती चीज को खरीदते हैं। सो इफ change in demand for a product when its relative price changes is known as substitution effect। ठीक है, when price falls, मान लो एप्पल का प्राइस 200 से 150 हो गया और जो भी बाकी फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, सबका प्राइस 200 ही है, सेम है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रिलेटिव प्राइस एप्पल की कम हो गई है? एप्पल हैज बिकम रिलेटिवली चीपर। यस, एप्पल चीप हो गई अब। तो एप्पल अगर चीप हो गई है, सस्ती हो गई है, तो एप्पल को ज्यादा लोग खरीदेंगे। सो अगर एप्पल का प्राइस 200 से 150 हो गया तो एप्पल का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपके मॉड्यूल में, नए मॉड्यूल में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, है ना। सो मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नया ऐड किया है, कहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस ऐसे हैं, 3 सिनेरियो इन्होंने दिए हैं जब आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? प्राइस कम हो जाएगी, मेरी खुद की कमोडिटी की प्राइस कम, तो वो रिलेटिवली सस्ता लगने लग जाएगा क्योंकि बाकी सबकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है।
मैं सस्ता लगने लगूंगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, है ना। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ज्यादा मजबूत हो जाता है। कब? जब आपको इजीली उसके क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे हैं। मान लीजिए अगर कमोडिटी इन क्वेश्चन हम बोलते हैं कि कोका कोला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होगा? जल्दी से आप सब्स्टिट्यूट करोगे। कब करोगे? जब कोका कोला का क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा, है ना, तभी तो आप दूसरे पर जाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज क्लोजर सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होगा। दूसरी चीज लोअर इन कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। आप एक प्रोडक्ट से दूसरे को तभी सब्स्टिट्यूट करोगे जब ज्यादा उनकी कॉस्ट में फर्क नहीं है। तो स्विच करने के लिए, एक से दूसरे पर जाने के लिए आपका खर्चा कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, लोअर इनकन्वीनियंस, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ज्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होना चाहिए ये आपके लिए। जितनी कम दिक्कत होगी, जितना कंफर्टेबल होगा, उतना जल्दी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। आई होप ये समझ आया। अब सेकेंड कंपोनेंट समझो, इनकम इफेक्ट। ये क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम से मतलब है परचेजिंग पावर, वैल्यू ऑफ द मनी, वर्थ ऑफ मनी, ठीक है, नॉट द मनी इनकम। रियल इनकम से मेरा मतलब मनी इनकम बिल्कुल भी नहीं है। सो इनकम इफेक्ट क्या होता है? आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। एक एग्जांपल से समझो, पहले मैं इस 100 रुपए के नोट से 2 कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स खरीद पाती थी। प्राइस कितना था? 50 रुपीज पर बॉटल, ठीक है। इस 100 रुपए से कितने मिलता था मुझे? 2 बॉटल्स मिलते थे, ओके, 2 बॉटल्स मिलते थे, है ना। अभी क्या हो गया? इसका प्राइस कम हो गया। किसका प्राइस कम हो गया? कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कम हो गया, 50 से हो गया ₹20, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब बताओ मुझे, इसी 100 रुपए के नोट से मैं कितनी बॉटल्स खरीद सकती हूँ कोल्ड ड्रिंक की? 5 बॉटल्स खरीद सकती हूँ ना? यस। या फिर मैं कहूं कि हर दिन मेरी आदत है 2 ही कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी। जब पहले जाती थी ये 100 रुपए देती और वो मुझे कितनी बॉटल देता था? 2 बॉटल, 50 रुपए की एक बॉटल थी। अब 20 रुपए की हो गई है बॉटल, है ना। अब मैं उसको 100 रुपए दूंगी, वो मुझे कितनी बॉटल्स देगा? या तो 5 बॉटल्स देगा, या फिर कहेगा आपको तो 2 ही बॉटल चाहिए ना, आप रोज 2 ही बॉटल खरीदते हो, ये लो 2 बॉटल और 60 रुपीज रिमेनिंग ले लो। लेस मनी, मतलब लेस मनी में मैं सेम 2 बॉटल खरीद पाऊंगी। 2 ही सिचुएशंस होंगी, राइट। So this is what is known as income effect. Increase in quantity demanded due to increase in real income of the consumer. मेरे पास क्या था? पहले भी ये 100 रुपए थे, आज भी ये 100 रुपए हैं। ये 100 ही है, 150 या 200 नहीं है, पर इस 100 रुपए के नोट की इसकी वैल्यू बढ़ गई, मेरे 100 रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई, मेरे मनी की वर्थ बढ़ गई। सो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन रियल इनकम, नॉट इंक्रीज इन मनी इनकम, ठीक है। रियल इनकम मेरी बढ़ गई मतलब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। सो इससे क्या होगा? या तो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगी सेम मनी से, यही 100 रुपए देके, या तो मैं ज्यादा क्वांटिटी, मतलब नाउ आई कैन बाय 5 बॉटल्स, है ना, ज्यादा बॉटल्स खरीदूंगी। या फिर क्या होगा? और व्हाट विल हैपन? आई विल बाय सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। अगर मुझे 2 ही बॉटल्स खरीदने हैं तो मैं 2 बॉटल्स को खरीदूंगी 40 रुपीज पर, बाकी 60 सेव कर लूंगी। सो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों प्राइस इफेक्ट के 2 कंपोनेंट्स है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? कमोडिटी एक्स की प्राइस कम हो जाती है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। सो चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम। आपकी वर्थ बढ़ गई, इसलिए अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी तो उसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब आपको क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स इजीली मिल जाते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होता है, लो इनकन्वीनियंस होता है। तो देखो इनकम इफेक्ट क्या होता है, हमने देखा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। So increase in quantity demanded because of increase in real income or purchasing power of the consumer. अब देखो नए मॉड्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ है,
there is an exception to this rule. Inferior goods is an exception. Inferior goods क्या होता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे. इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ये बोला गया है. इसका क्या मतलब है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कौन सी इनकम, रियल इनकम, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी. यू विल बाय लेस ऑफ इंफीरियर गुड्स. वाई, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा सुपीरियर गुड्स खरीदेंगे अब, और कम कम इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे. सो जनरली मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है, अगर नॉर्मल गुड्स का केस है, नॉर्मल गुड्स है ना, याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, पहले समझ लो, फिर वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करना, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगा. पर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, इट इज एन एक्सेप्शन. क्या बोलता है, उल्टा होता है. इनकम इफेक्ट कहता है अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. ये आपको नोट करना है नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के केस में, ठीक है. सो देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. किसकी, देखो क्या लिखा है, आईजी, इंफीरियर गुड की. अगर नॉर्मल गुड होगा तो बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी. इंफीरियर गुड होगा तो इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करता है. सो इट इज सेड दैट इनकम इफेक्ट वर्क्स इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. अगर वो आपको एग्जाम में लाइन देता है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ट्रू. इंफीरियर गुड्स के केस में इसने एक और लाइन कही है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स expansion in demand due to price fall will take place only and only if. expansion in demand का क्या मतलब होता है, हमने सबने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज पर वीडियो बना है उसे देखें. अगर मानो ये आपका डिमांड कर्व है तो एक्सपेंशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. It means increase in quantity demanded due to fall in price of the commodity. commodity की प्राइस कम हो गई तो expansion in demand होता है. ये कह रहा है inferior good में भी ऐसा हो सकता है. क्या हो सकता है, inferior good में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ जाएगा. मैम अभी तो आपने कहा कि इंफीरियर गुड एक्सेप्शन है. यस, इंफीरियर गुड इज एन एक्सेप्शन, पर कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड भी आपका बढ़ जाएगा. इंफीरियर गुड के केस में ऐसा कैसे होगा, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा इनकम इफेक्ट से. एक एग्जांपल से समझो, अगर बाजरे का प्राइस पहले 30 रुपीज था और अब नया प्राइस 25 रुपए हो गया, ठीक है. बाजरा पहले 30 रुपए का था, 25 रुपए केजी हो गया, कम हो गया बाजरे का प्राइस. ध्यान से देखना, बाजरे का प्राइस कम हो गया. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है अगर बाजरे का प्राइस कम हो गया, बाकी सभी चीजों के प्राइसेस कांस्टेंट है, तो बाजरा रिलेटिवली चीपर हो गया, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये बाजरे के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगा दिया. अब इनकम इफेक्ट लगाओ. कहता है बाजरा अगर सस्ता हो गया मतलब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई. यस, उसी पैसे से वो ज्यादा कमोडिटी खरीद सकता है, बाजरा ज्यादा खरीद सकता है. सो अगर बाजरे की प्राइस कम हो गई तो इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड जो है बाजरे की, वो क्या हो जाएगी, बाजरा इज एन इंफीरियर गुड, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना. अब आप कहेंगे मैम ये तो दोनों अपोजिट हैं. यही तो वो कह रहा है, देखना पड़ेगा कि किसमें है दम. अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा. अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो वो क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देगा, तो एक्सपेंशन नहीं होगा. सो ये कह रहा है इंफीरियर गुड्स के केस में भी एक्सपेंशन इन डिमांड हो सकता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस. इंफीरियर गुड्स के केस में भी एक्सपेंशन इन डिमांड कैन टेक प्लेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली एंड ओनली इफ
substitution effect is stronger, it is higher, it is more of बल, ज्यादा बाहुबली कौन है? substitution effect ज्यादा stronger है income effect से, ठीक है। So guys, इस वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाया, उसकी assumptions बताई और उसके रैशनल में एक पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने आपको ये भी बताया कि नए मॉड्यूल में क्या क्या लाइंस ऐड हुई हैं, उनको समझाया। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए रैशनल 3 रीजंस और है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, वो कवर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो कवर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक एक्सेप्शन की हेडिंग भी चेंज हुई है। सो क्या चेंज है एग्जैक्टली नए मॉड्यूल में, वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको टारगेट दे रही हूं लाइक्स का। आपको जरूर 200 लाइक्स इस वीडियो के नीचे करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नया वीडियो लेकर आऊं, नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊं, सो नीचे आपको जरूर कमेंट करना है। और जाने से पहले ये है आपका होमवर्क, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन्हीं से रिलेटेड नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं आपके नए मॉड्यूल में। आप नए मॉड्यूल को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करें और क्वेश्चन नंबर 46, 66, 78 एंड 114 ये 4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, इफ यू वांट दिस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स टू कंटिन्यू, प्लीज नीचे कमेंट करें, अपना ओपिनियन बताएं। आप चाहते हैं कि मैं नया वीडियो लेकर आऊं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड देन आई कैन ब्रिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। We will continue studying the new module of economics and will score great in exams. All the best. I'll see you soon in the next video. Bye bye.